तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज नया टॉपिक वेक्टर्स। बेटा लास्ट चैप्टर में हम पढ़ रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज बेटा कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। अब आपको लगता होगा, अगर कुछ लोगों ने जो भूल गए तो उनके लिए रिवाइज कराता हूं। मतलब ऐसा ना सोचे सारी क्वांटिटीज मेजर हो सकती हैं। बेटा सारी क्वांटिटीज मेजर नहीं हो सकती। मेरा मास मेजर कर सकते हो, मेरी हाइट मेजर कर सकते हो, मेरा टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट मेजर कर सकते हो। बेटा मैं बस आपको एक ही चीज कह रहा हूं, बहुत सारी क्वांटिटीज है जो मेजर करी जा सकती हैं। पर बेटा जैसे मैं अभी ना बेटा ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, है ना, खाली रूम में कोई नहीं सुन रहा है, मेरे को बहुत बोरियत हो रही है बेटा रिकॉर्ड करते हो। पर कितनी बोरियत हो रही है कि आप मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मेरे को गुस्सा आ रहा है कैमरे को देख के, मेरा मन कर रहा है मतलब कैमरा तोड़ दूं, कितना गुस्सा आ रहा है। मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना। आपको मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है, आप मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं, वो क्वांटिटीज जो मेजर कर सकते हैं दैट आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो और फिजिक्स में मेरे को इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ना है। अब बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है बेटा ये दो तरीके की हैं। वन आर स्केलर्स एंड अदर आर वेक्टर्स। अदर आर वेक्टर्स। बेटा स्केलर्स बेटा कौन सी क्वांटिटीज हैं? प्यारे बच्चों स्केलर्स वो क्वांटिटीज हैं which require number and unit for complete description, which require number and unit for complete description। मेरा वेट क्या है? मेरा वेट है 68 kg। नंबर 68, kg is a unit, kg is a unit। ये कंप्लीट बता दे रहा है, ये कंप्लीट बता दे रहा है ना। एंड दे ऐड अकॉर्डिंग टू वेक्टर एंड दे ऐड अकॉर्डिंग टू सिंपल अलजेब्रा। जो सिंपल अलजेब्रा है, जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ता था तगड़ा सा, है ना, उसकी मम्मी पापा उसके लिए बर्थडे पे बर्थडे गिफ्ट लेके आए, है ना, दोनों ने ताल में ताल मिलाया नहीं, दोनों एक ही चीज लाए, मैंगोज, क्योंकि बच्चे को पसंद थे। मम्मी लेके आई 30 kg मैंगोज क्योंकि बच्चा तगड़ा था, है ना, ज्यादा खाता था, है ना। पापा लेके आए 40 kg मैंगोज, है ना। 30 इधर से आए, 40 इधर से आए। बेटा टोटल कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 30 इधर से आए, 40 इधर से आए, प्यारे बच्चों टोटल कितने हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे। दैट इज सिंपल अलजेब्रा चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा? सिंपल अलजेब्रा। क्या चल रहा है प्यारे बच्चों? सिंपल अलजेब्रा चल रहा है ना। अब ऑन दी अदर हैंड वेक्टर्स बेटा कौन सी क्वांटिटीज है? वेक्टर्स वो क्वांटिटीज है दैट रिक्वायर नंबर, यूनिट, दैट रिक्वायर नंबर, यूनिट एंड डायरेक्शन फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एंड दे फॉलो वेक्टर अलजेब्रा, एंड दे फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। प्यारे बच्चों स्केलर्स वो क्वांटिटीज हैं दैट रिक्वायर नंबर एंड यूनिट फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एंड दे ऐड अकॉर्डिंग टू सिंपल अलजेब्रा। बट वेक्टर्स ऑन दी अदर हैंड दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। These are physical quantities that require number, unit and direction for complete description। प्यारे बच्चों that require number, unit and direction for complete description and they follow vector algebra। अब ये ना ये बड़ी अजीब चीज आ गई वेक्टर अलजेब्रा, बीच में मैंने नाम दे दिया। अभी बेटा यही सब चीजें सिखाना चाहता हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, सारी चीजें समझ में आएंगी। पहली बात बेटा मैंने बोला डायरेक्शन। डायरेक्शन क्यों चाहिए? हर क्वांटिटी ऐसी नहीं है कि जिसमें डायरेक्शन के बगैर काम चल जाए। 5 सेकंड टाइम हो गया, 10 सेकंड टाइम हो गया, लेक्चर रिकॉर्ड करते हो 5 मिनट टाइम हो गया, पर मैं प्यारे बच्चों आपको ये कहना चाह रहा हूं, क्या इसके लिए मेरे को बताने की जरूरत है? 5 मिनट नॉर्थ डायरेक्शन में टाइम हो गया, ऐसी ये बकवास हो जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं कुछ ऐसी हैं जिनमें डायरेक्शन चाहिए, है ना। एक बार मेरे पास एक बच्चा आया, कहता सर मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। मैंने कहा जाओ। कहता सर कितने किलोमीटर दूर है? मैंने कहा 1000 किलोमीटर दूर है ना। तो मैंने कहा अब जाओ। कहता नहीं नहीं सर पहले डायरेक्शन बताओ जाना किधर है। इसका मतलब खाली उसको इस नंबर से और यूनिट से भी आइडिया नहीं लगा कि कहां को है ना। तो 1000 किलोमीटर बेटा 1000 किलोमीटर कैन बी दिस वे, दिस वे, दिस वे, दिस वे, दिस वे, मतलब बहुत सारे डायरेक्शन पॉसिबल है। 1000 किलोमीटर ही जाना है, लेकिन किधर को जाना है? मेरी डेस्टिनेशन जो है बेटा 1000 किलोमीटर पे है, पर प्यारे बच्चों वो किधर को है ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इसके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा। तो बेटा वेक्टर क्वांटिटीज आर दी क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर नंबर, यूनिट एंड डायरेक्शन फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। प्यारे बच्चों मान लो, है ना, कि मेरे पास कोई इंसान है, उस पर मैं फोर्स लगाता हूं, है ना, 100 न्यूटन इधर लगाऊंगा तो इधर जाएगा, 100 न्यूटन ऊपर लगाऊंगा तो शायद ऊपर ना जाए, उसका वेट हो सकता है उससे ज्यादा हो तो ऊपर ना जाए, है ना। अगर मान लो कि मैं उसके वेट से ज्यादा लगा रहा हूं तो ऊपर चला जाएगा, है ना। और अगर मान लो मैं आगे को लगाता हूं तो क्या होगा? आपकी स्क्रीन तोड़ के आपके पास आ जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बस ये बात बताना चाह रहा हूं कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं, क्या इफेक्ट आएगा फोर्स का
क्या इफेक्ट आएगा फोर्स का बेटा, ये किस पे डिपेंडेंट होगा, किधर को लगाया जा रहा है। क्या इफेक्ट आएगा फोर्स का बेटा, ये किस पे डिपेंडेंट होगा, ये बेटा इस पे डिपेंडेंट होगा कि फोर्स किधर को लगाया जा रहा है। तो बेटा वेक्टर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज दैट रिक्वायर नंबर, यूनिट एंड डायरेक्शन फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अब बेटा अगली बात मैंने आपको पता है क्या बोली, अगली बात प्यारे बच्चों मैंने आपको बोली कि यहां पर दे फॉलो वेक्टर अलजेब्रा, दे फॉलो वेक्टर अलजेब्रा, है ना। मैंने आपको क्या बताया प्यारे बच्चों, दे फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। मैंने आपको क्या बताया, वेक्टर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज दैट रिक्वायर नंबर, यूनिट एंड डायरेक्शन फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बट दे ऐड अकॉर्डिंग टू वेक्टर अलजेब्रा। बेटा वो सिंपल अलजेब्रा से ऐड नहीं होंगे, दे रिक्वायर सम स्पेशल अलजेब्रा एंड दैट इज नोन एज वेक्टर अलजेब्रा। समझाने की कोशिश करता हूं, ऐसा कैसे हल्का सा फील कराता हूं। मेरे पास एक बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है बेटा, इधर आएंगे, है ना, इनका नाम है अंबानी, है ना। बेटा मेरी बात सुने ध्यान से। अब देखो बेटा ये एक स्टूडेंट है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, है ना, मैं बेटा इस पे लगा रहा हूं 5 न्यूटन और 5 न्यूटन। बेटा मेरी बात सुने, बेटा स्केलर क्वांटिटीज कौन सी थी, है ना, इसकी मम्मी इसके लिए बेटा मैंगोज लेके आई, है ना, ये तो वैसे कमजोर है तो इसके लिए कम मैंगोज लेके आई, है ना, मान लो 500 ग्राम, है ना, पापा लेके आए 300 ग्राम मैंगोज, तो टोटल भाई के पास कितने हो गए 800 ग्राम मैंगोज, है ना, डायरेक्टली ऐड हो गए। पर प्यारे बच्चों सोचो, इसके नंबर कम आए, मम्मी ने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, पापा ने 5 न्यूटन लगाया, रिजल्ट क्या आया बेटा, रिजल्ट 0 आया, रिजल्ट 0 आया। प्यारे बच्चों पापा ने 5 न्यूटन लगाया, मम्मी ने 5 न्यूटन लगाया, रिजल्टेंट क्या है बेटा 0, रिजल्टेंट क्या है प्यारे बच्चों 0 आया, है ना। अब सोचो कि अगर मान लो, लेकिन अगर दोनों ऐसे खड़े हो जाते, है ना, अब पापा भी 5 इधर लगा रहे, मम्मी भी 5 इधर, एक बड़ी तेज भाग के आ रहा है। कैसे भाग के आ रहा है बेटा, बड़ी तेज आ रहा है ना। और सोचो किसी एंगल पे लगता, है ना, सोचो किसी एंगल पे ऐसे लगाते तो बेटा क्या होता, थोड़ा हल्के हल्के आ रहा है। लेकिन अगर ऐसे लगाएंगे दोनों सेम डायरेक्शन में तो तेज आएगा, तो कैसे आएगा तेज। और अगर एंगल पे लगाएंगे तो बेटा कैसे आएगा हल्के, तो कैसे आएगा बेटा हल्के आएगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा प्यारे बच्चों कि जो एंगल है, अगर दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है अगर वो अलग अलग है, अगर दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है अगर वो अलग अलग है, तो जो उनका रिजल्टेंट आएगा वो अलग अलग आएगा। बेटा मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है अगर वो अलग अलग है, जो रिजल्टेंट अलग अलग आएगा। 5-5 लगाया था, रिजल्टेंट क्या आया प्यारे बच्चों 0 आया। 5-5 लगाया, रिजल्टेंट 0 आया। 5-5 लगाया, बहुत तेज चला बच्चा, 5-5 ही लगाया, बच्चा हल्के चला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब प्यारे बच्चों ये हुआ कि अगर एंगल अलग होगा वेक्टर के बीच में तो उसका रिजल्टेंट अलग आएगा, उनका एडिशन अलग होगा। ये कुछ स्पेशल एडिशन होने वाला है। लेकिन मम्मी इधर वाली गली से आए मैंगो लेके, पापा इधर से ले आया 40 किलो मैंगो, मम्मी 30 किलो लेके आ रही है, लेकिन टोटल क्या बनेगा 70 बनेगा, किधर से भी लेके आओ, है ना। तो बेटा वेक्टर quantities are the quantities, they follow some different algebra, they follow vector algebra, they follow वेक्टर अलजेब्रा। इसी को सीखना चाहता हूं, इसी को सिखाना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा आहिस्ता। मैंने अभी बेटा सिखाया क्या आपको, मैंने आपको ये सिखाया, हल्का सा महसूस क्या कराया मैंने आपको, मैंने बेटा आपको महसूस कराया है कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं, मैंने आपको क्या महसूस कराया है, कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसका एडिशन कुछ अलग होगा, रिजल्टेंट कुछ अलग आएगा अगर बीच में एंगल कुछ अलग होगा, अलग एंगल पे अलग रिस्पॉन्स आ रहा था, है ना। ये था बच्चा, ये थे उसके कान, है ना, जिसने किया था नहीं कुछ काम, इसलिए क्या लगाया था, मम्मी पापा ने लगाया फोर्स, दी पनिशमेंट 5-5 न्यूटन, है ना। लेकिन क्या हुआ, मम्मी पापा की झंड हो गई क्योंकि नेट फोर्स 0 हो गया, बच्चा चला ही नहीं, है ना, कोई फर्क पड़ा ही नहीं। पर अगर सोचो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, बच्चा तेज भाग के आएगा, बच्चा तेज भाग के आएगा। और अगर डायरेक्शन अलग होगा तो मैं आपको बस ये बताना चाहता, डायरेक्शन अलग होगा, कुछ अलग एंगल होगा तो रिस्पॉन्स कुछ अलग आएगा। प्रैक्टिकली करके देखिए बेटा, देखो जब भी मैं आपके सामने वेक्टर्स की बात करूंगा, मैं आपको फील कराना चाहूंगा तो मैं केवल और केवल एक ही एग्जांपल लेने वाला हूं। मैं आपको ये कहने वाला हूं प्यारे बच्चों कि वेक्टर को केवल डिस्प्लेसमेंट मान लो, क्योंकि इसके अलावा आपको कुछ मालूम भी नहीं है अभी। जो वेक्टर जिसको आप जानते हैं कायदे से, वो वेक्टर जिसको आप जानते हैं कायदे से, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो हम जब भी वेक्टर एडिशन की बात करेंगे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, तो मैं केवल और केवल आपके साथ बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट की, है ना। समझा आपको सकता हूं कि वही चीज वेलोसिटी के लिए भी ट्रू है, वही चीज एक्सेलरेशन के लिए भी ट्रू है, वही चीज हर एक वेक्टर के लिए ट्रू है। पर बेटा मैं आपको बस एक ही बात समझाना चाह रहा हूं, आज मेरे को बाकी वेक्टर्स की नॉलेज नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट सबको मालूम है कि भैया हम यहां से चले थे, घूमे फिरे इधर उधर से, ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, है ना।
तो बेटा यहां पे आ गए, तो बेटा ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज अ वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट जो है प्यारे बच्चों वो वेक्टर है, और वो क्या है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जो स्ट्रेट लाइन है इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली है ना, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट है। जब भी अगर आपको कोई कहेगा वेक्टर, तो आपके दिमाग में केवल और केवल एक ही चीज होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो आप बड़े आराम से चीजें समझ लेंगे, और हल्के हल्के समय के साथ समझ में आएगा। हर चीज के लिए यही एप्लीकेबल होना चाहिए, है ना। तो प्यारे बच्चों, मैं बस बेटा आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको समझाना चाहता हूं अगली बात। तो बेटा अगली बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं दैट इज वेक्टर एडिशन, है ना। अब मैंने आपको यह समझा दिया कि कुछ वेक्टर अलजेब्रा अलग होगा, और वो अलजेब्रा की स्टार्टिंग मैं कर रहा हूं एडिशन से। किससे कर रहा हूं बेटा स्टार्टिंग? एडिशन से। पर बेटा मेरे को एक बात समझ में आई है कि दिस वेक्टर एडिशन डिपेंड्स अपॉन एंगल बिटवीन द वेक्टर। दिस डिपेंड्स अपॉन एंगल बिटवीन द वेक्टर। This depends upon बेटा एंगल बिटवीन दी वेक्टर। बेटा प्यारे बच्चों, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, ये जो वेक्टर एडिशन है ये एंगल पे डिपेंड करता है। मैंने आपको समझाया। अब बेटा मैं आपको बस इतना ही बताना चाह रहा हूं। सबसे पहली जो चीज समझने वाली है वो क्या है? एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। और उससे भी पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे को समझाने की जरूरत है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो बेटा रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं? एक होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक क्या होता है बेटा? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। बेटा वेक्टर क्वांटिटीज जो हैं वो कुछ मतलब गुंडे टाइप की हैं, अपने साथ हथियार लेके घूमती हैं, और हथियार होता है तीर कमान, और रखते कहां पे है? सिर पे। रखते कहां पे है बेटा? सिर पे। बेटा कहने का मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर कभी मतलब वेक्टर क्वांटिटी है तो मेरे को एस तीर बनाना पड़ेगा, एस एरो, है ना। वेलोसिटी वेक्टर, ऐसे एरो। एक्सेलरेशन वेक्टर, अच्छा एरो बनाना पड़ेगा, लेकिन जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं खाली लाइन खींच के काम चल जाता है ना। तो बेटा फोर्स वेक्टर, तो बेटा कैसे बनेगा? ऐसे और ऊपर एरो, ठीक है। तो बेटा ये मैं बस आपको प्यारे बच्चों ये बताना चाह रहा हूं, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है बेटा? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन। तो प्यारे बच्चों मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि सिंबॉलिकली बस अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो कैसे बताना पड़ेगा बेटा? वेक्टर है, मेरे को उसके खोपड़े पे तीर लगाना पड़ेगा। बेटा गुंडे टाइप के होते हैं, अपने साथ हथियार लेके घूमते हैं, हथियार है तीर कमान, रखते हैं सिर पे। रखते कहां पे बेटा? सिर पे, ठीक है। जस्ट ये मजाक की बात है बेटा। ये क्या हो गया बेटा? मैंने आपको बस बताया कि ऊपर एरो लगा देंगे तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अब बच्चों मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं इसके बाद कि ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, है ना। अब बेटा मेरे को अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो बेटा एक बात ध्यान देनी होगी। अगर मान लो मेरे को 5 न्यूटन और 10 न्यूटन फोर्स अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना हो एक पेपर पे, तो बेटा मेरे को 5 न्यूटन अगर मैं मान लो 5 सेंटीमीटर का बनाऊं, है ना। मान लो 5 न्यूटन लग रहा है इधर को, कुछ बीचों बीच इस डायरेक्शन में, तो अगर 5 न्यूटन मैंने इधर को दिखाया ऐसा, है ना, और 10 न्यूटन बना रहा है और मान लो वो इधर को लग रहा है, तो बेटा वो इससे डबल लेंथ का बनाना पड़ेगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो इसको 10 न्यूटन को 10 सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। 10 न्यूटन को क्या बनाना पड़ेगा बेटा? 10 सेंटीमीटर। जो डायरेक्शन होगा वैसे बना देंगे। मतलब आपको एक स्केल चूज करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? एक स्केल चूज। बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए 5 न्यूटन इतना बड़ा बना दिया, 10 न्यूटन इतना नन्ना सा बना दिया, है ना। तो बेटा क्या होगा ना कि आप अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप सही फिगर नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको क्या करना है बेटा? जब एक ड्राफ्ट पे, एक पेपर पे अगर एक क्वेश्चन के लिए 5 न्यूटन 10 न्यूटन ड्रॉ करने हैं, तो अगर 5 न्यूटन अगर आप 1 सेंटीमीटर का कर रहे हैं, आप कोई भी स्केल चूज करिए, तो 10 न्यूटन 2 सेंटीमीटर का करिए। 5 न्यूटन अगर आप 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर रहे हैं तो 10 न्यूटन आप 6 सेंटीमीटर का करेंगे, है ना। पर अगर मान लो अगले क्वेश्चन में 10,000 न्यूटन बनाना हो, तो आप ये ना सोचे कि भैया 1 न्यूटन मैंने यहां 1 सेंटीमीटर लिया था तो वहां पे मेरे को 10,000 न्यूटन के लिए 10,000 सेंटीमीटर चाहिए और इतना बड़ा पेज नहीं होता तो मैं करूंगा कैसे, है ना। बेटा 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर से आपकी शादी नहीं हो गई है कि आपको जिंदगी भर इसका साथ निभाना है। आप हर जगह अलग अलग स्केल मान लेंगे। हर जगह आप क्या करेंगे बेटा? अलग अलग स्केल मान लेंगे। आपको बेटा क्या करना है कि अगर आपको 10,000 न्यूटन और 20,000 न्यूटन बनाना है, 10,000 न्यूटन बनाना है, तो आप इसको 10 सेंटीमीटर को ही 10,000 न्यूटन कह सकते हैं। लेकिन जब 20,000 न्यूटन बनाए तो उससे डबल बनाए। बस कंडीशन एक ही है
कि बेटा प्रोपोर्शनल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेटा 10,000 न्यूटन आपने बनाया 1 सेंटीमीटर का, 20,000 न्यूटन आपने बना दिया 7 सेंटीमीटर का। नो, दिस इज रॉन्ग। एक पेपर पे जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। 10,000 न्यूटन 10 सेंटीमीटर, 20,000 न्यूटन 20 सेंटीमीटर। तो बेटा ये क्या हो गई? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब कभी कभी वर्बल ज्ञान दिया जाता है कि एक सेंटेंस में लिखा जाता है कि वेक्टर इस तरीके का है, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मेरे को जज करना होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, कह देंगे एन एरोप्लेन इज गोइंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ विद 200 एट 800 किलोमीटर पर, ठीक है। तो बेटा क्या कह रहे हैं? आइए बेटा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो बनाना आता है ना यार, है ना प्यारे बच्चों। ये इस तरीके से दिखाते हैं, ये है ईस्ट, है ना, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ठीक है प्यारे बच्चों। अब कोई कह रहा है एन एरोप्लेन इज गोइंग एट 800 किलोमीटर पर आवर विद मतलब 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसका मतलब क्या है बेटा? 800 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, दिस इज 30 डिग्री ईस्ट की तरफ नॉर्थ से। आया समझ में या नहीं आया? तो प्यारे बच्चों, एन एरोप्लेन इज गोइंग एट 800 किलोमीटर पर आवर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अगर मान लो कहते हैं कि अ मैन गोज बाय अ मैन ट्रेवल्स 50 मीटर 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया? अ मैन ट्रेवल्स 50 मीटर उसने ट्रेवल किया 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 70 डिग्री, ये मतलब। तो अगर कभी कभी आपको ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 50 मीटर 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, है ना। और जैसे मान लो ये, इसको क्या बोलेंगे? मान लो ये 70 मीटर है और अगर मान लो ये है 25 डिग्री, तो कैसे लिखेंगे बेटा इसको? ये है ईस्ट और ये है साउथ, तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट इज 70 मीटर 25 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। डिस्प्लेसमेंट इज 75 मीटर 25 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। अगर मान लो 70 मीटर इधर हो और मान लो ये सपोज करो 40 डिग्री एंगल पे, ठीक है, तो बेटा कैसे बोलेंगे? ये फिर से 70 मीटर है। अब इसको बोलेंगे बेटा, वैसे ना देखो, मतलब हर एक को बोलने के दो तरीके होंगे, है ना। इसको कैसे बोलेंगे? 70 मीटर 40 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ की तरफ ऑफ वेस्ट, 70 मीटर 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। मतलब इसको मैं बोल सकता हूं, ये जो वेक्टर है इसको मैं ऐसे लिखूंगा, 70 मीटर 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। या मैं इसको ऐसे भी 70 मीटर, अगर ये 40 तो 50 क्योंकि टोटल 90, 70 मीटर 50 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। आया कि नहीं आया? बेटा मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल है, ये आप बड़े आराम से पहचान सकते हैं प्यारे बच्चों कि अगर आपको बोला जाता है कि मान लो कि मैन ट्रेवल्स 30 मीटर 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो इसका मतलब क्या होगा? 30 मीटर 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 30 मीटर 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। और दूसरा तरीका क्या होगा प्यारे बच्चों इसी को बोलने का? 30 मीटर 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, 30 मीटर 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, है ना प्यारे बच्चों। ये मैंने आपको बताया, बहुत सारे एग्जांपल ले लिए, मेरे हिसाब से आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, है ना। यू नीड टू जस्ट नोट इट डाउन, है ना। और ये आपके सामने मैं लिख दे रहा हूं, सारे के सारे एग्जांपल्स एक एक करके आपके सामने आ चुके हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कॉपी कर सकते हैं आप, है ना, या फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या यू नीड टू जस्ट कॉपी देम। ओके ओके, तो आइए अब बेटा ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। प्यारे बच्चों ये क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो बेटा ये मैंने आपको बता दिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। क्या बताया बेटा मैंने अभी आपको? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब मेरे को सीखना क्या था बेटा? वेक्टर एडिशन। क्या सीखना है प्यारे बच्चों? वेक्टर एडिशन। एंड इट डिपेंड्स अपॉन एंगल बिटवीन दी वेक्टर, एंड इट डिपेंड्स अपॉन एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। तो अब मेरे को बेटा जो चीज सीखनी है दैट इज एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स, एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। आइए बेटा समझते हैं क्या होता है एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। बेटा मैं आपको पहले ना ये बताना चाहता हूं, अगर मान लो 10th तक में आपने थोड़ा सा कोऑर्डिनेट पढ़ी हुई है, अगर आपको कोई कहता है 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, है ना, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है
ये दूसरा पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट से दूसरे इस पॉइंट तक जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है, एक पॉइंट से दूसरे तक जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा। बेटा एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स का मतलब होता है, समझ लो एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम है वेक्टर ए और इस वेक्टर का नाम है वेक्टर बी। दे मे बी फोर्स, दे मे बी डिस्प्लेसमेंट, दे मे बी वेलोसिटी, कुछ भी हो सकते हैं प्यारे बच्चों। अब बच्चों मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स का मतलब क्या है। बेटा एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो ये एंगल जो है, दिस एंगल इज 120 डिग्री। अब बेटा ए से बी की तरफ घूमने के लिए, ए के डायरेक्शन से बी के डायरेक्शन में जाने के लिए कितना घूमना पड़ेगा, कितना टर्न करना पड़ेगा, दिस इज नोन एज एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। बेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो चलना पड़ता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन दी टू पॉइंट्स। एंगल बिटवीन दी टू पॉइंट्स इज, एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स इज एक वेक्टर के डायरेक्शन से दूसरे तक जाने के लिए जो घूमना पड़ेगा, जो घूमना पड़ेगा। प्यारे बच्चों मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं, अच्छा ये वेक्टर ना बेटा यहां बनाए या ये वेक्टर यहां बनाए, ये बेटा इक्वल वेक्टर्स हैं। बेटा बेटा देखो मेरी बात सुनो, दो साइकिल इक्वल कब होंगी, जब उनके टायर का साइज इक्वल हो, जब उनके हैंडल का साइज इक्वल हो, जब उनका कलर भी इक्वल हो, मतलब जो भी उनके पैरामीटर्स है सारे सेम आए। दो वेक्टर्स कब इक्वल होंगे, जब उनके डायरेक्शन भी सेम हो, जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों के डायरेक्शन भी सेम हो और दोनों की लेंथ भी सेम हो, दोनों की लेंथ भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो। लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, जैसे 30 मीटर पर सेकेंड है ना वेलोसिटी, तो 30 जो नंबर है दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड, दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। प्यारे बच्चों बेटा दो वेक्टर बराबर का मतलब क्या होगा। बेटा अगर सपोज करो एक वेक्टर ये है, थोड़ा सा ग्राफ बड़ा बना लेता हूं, एक वेक्टर ये भी 5 मीटर का लेंथ का है, ये भी 5 मीटर लेंथ का है। सपोज करो दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सपोज करो ये भी 30 डिग्री है, सपोज करो ये भी 30 डिग्री है। प्यारे बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये दोनों वेक्टर बेटा क्या है, 5 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 5 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बेटा दोनों के दोनों जो हैं वो बेटा सेम डायरेक्शन में है, सेम लेंथ के हैं, तो बेटा ये दोनों के दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं। पैरामीटर्स दो ही होते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, इट मींस द टू वेक्टर्स आर इक्वल, इट मींस द टू वेक्टर्स आर इक्वल। तो बेटा दो वेक्टर को इक्वल कब कहेंगे, जब उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों चीजें सेम होंगी। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ बोथ हैव सेम डायरेक्शन एंड हैव सेम मैग्नीट्यूड, है ना, लेंथ नंबर जो है वो सेम है और यूनिट तो सेम डेफिनेटली होगा ही होगा। बेटा वेलोसिटी इक्वल हो सकती है, वेलोसिटी और मास तो इक्वल हो नहीं जाएंगे, वेलोसिटी और वेट तो इक्वल हो नहीं जाएंगे, या वेलोसिटी ऑफ फोर्स बेटा 10 न्यूटन और 10 मीटर पर सेकंड तो बराबर हो नहीं सकते। प्यारे बच्चों मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, 2 हाथी प्लस 3 हाथी 5 हाथी होंगे ना बेटा, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं। 2 हाथी प्लस 3 घोड़े बेटा ये तो जोड़ नहीं पाओगे, है ना, डायमेंशन में हम पढ़ भी चुके हैं बेटा। वैसे तो ये होंगे 5 जानवर, मैं तो जोड़ सकता हूं पर आप नहीं जोड़ पाएंगे, है ना। प्यारे बच्चों मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बेटा दो चीजें तभी जुड़ सकती हैं जब वो सेम डायमेंशन की हो, दो चीजें बराबर तभी हो सकती हैं जब वो सेम डायमेंशन की हो। तो बेटा ऐसा नहीं हो सकता, दो फिजिकल क्वांटिटीज अगर आप बराबर कर रहे हैं तो बेटा कब बराबर कर सकते हैं, जब वो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज सेम हो, उनका नंबर सेम हो, उनका यूनिट सेम हो, और वेक्टर है तो उनका डायरेक्शन सेम हो, तो उनका डायरेक्शन सेम हो। शायद मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। ये बेटा मैंने अब आपको क्या क्या क्लियर कर दिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मैंने आपको क्लियर कर दिया एंगल बिटवीन दी वेक्टर। एंगल बिटवीन दी वेक्टर प्यारे बच्चों किस पे डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन दी वेक्टर जो है वो क्या बताता है, वो बताता है कि एक वेक्टर के डायरेक्शन से दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में पहुंचने के लिए कितना घूमना पड़ेगा, कितना टर्न करना पड़ेगा। दिस इज नोन एज एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। ये क्या होता है बेटा, एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स क्या है, एक वेक्टर के डायरेक्शन से दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में पहुंचने के लिए हाउ मच वी नीड टू टर्न फ्रॉम direction of one to reach direction of two. The turning angle is known as angle between the vectors. The turning angle is known as angle between the vectors. ठीक है बेटा, ये आ गया एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। ये क्या आ गया बेटा निकल के, एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। ठीक है बेटा, आइए इस पे अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से। फाइंड एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। पहला क्वेश्चन बेटा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, और मेरे से कहा गया है एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स ए बी एंड बी सी। बेटा कैसे निकालेंगे ए बी और बी सी के बीच में एंगल, आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बेटा ये ए बी वेक्टर है प्यारे बच्चों,
ए बी वेक्टर मतलब डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। बी सी वेक्टर है ना, डायरेक्शन इज फ्रॉम बी टू सी, इसको हम बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, और ये जहां पे एरो है उसको हम क्या बोलते हैं, हेड ऑफ द वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, हेड ऑफ द वेक्टर, है ना। ये क्या है बेटा, टेल ऑफ द वेक्टर, एंड व्हाट इज दिस पॉइंट, हेड ऑफ द वेक्टर। दिस इज हेड एंड दिस इज टेल, ठीक है बेटा। तो मैं प्यारे बच्चों आपको यह समझाना चाहता हूं ए बी और बी सी के बीच में एंगल क्या है बेटा। अगर ये इक्विलेटरल है तो ये तीनों एंगल 60 है, पर ये एंगल नहीं है वेक्टर के बीच में। मैंने आपको क्या समझाया बेटा, द एंगल बाय विच वी नीड टू टर्न फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ वन टू रीच द डायरेक्शन ऑफ टू, एंड मिनिमम एंगल, है ना बेटा। घूम तो हम इधर से भी सकते हैं यहां पहुंचने के लिए, और ये भी। तो छोटा वाला कितना घूमना पड़ेगा ये। अब बेटा सोच के देखो, ए बी के डायरेक्शन से बी सी में आने के लिए कितना घूमना पड़ेगा बेटा, 120। कितना घूमना पड़ेगा प्यारे बच्चों, 120 डिग्री, 120 डिग्री। सो एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी इज 120 डिग्री। बेटा आई थिंक यू मस्ट पॉज द स्क्रीन एंड यू नीड टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, है ना। और उसके बाद आप मैच करिए, आपका आंसर मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ए बी और ए सी में, इसमें ए बी और ए सी में, ए बी ये है, ए सी ये है। अब बेटा ए बी से ए सी के डायरेक्शन में जाने के लिए कितना घूमना पड़ेगा, यही घूमना पड़ेगा। एंड दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंड दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए बी एंड ए सी। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स विल बी 60 डिग्री। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स विल बी 60 डिग्री। तो प्यारे बच्चों आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा गया ए बी एंड बी सी, ए बी ये है और बी सी वेक्टर ये है। ए बी ये है, ए से बी की तरफ को, ए इज टेल, बी इज हेड, बी इज टेल, सी इज हेड, ठीक है बेटा। अब बेटा कितना घूमना पड़ेगा ए बी से बी सी की तरफ जाने के लिए, कितना घूमना पड़ेगा। ए बी से ए बी की तरफ खड़े हैं, सी बी की तरफ, बी सी की तरफ जाएंगे, ये घूम गए, 60 डिग्री घूमना पड़ेगा। कितना घूमना पड़ेगा बेटा, 60 डिग्री। कितना घूमना पड़ेगा प्यारे बच्चों, 60 डिग्री। तो ये आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ए बी एंड सी बी। अब ए बी और सी बी में कह रहे हैं अगले वाले पार्ट में ए बी और सी बी, चलो इसको बाद में करता हूं, चलो वैसे कर ही लेते हैं। ये देखिए, अब टेल जो है, अब सी टेल हो गई और बी हेड हो गई, सी से बी की तरफ वाला वेक्टर। अब ए बी से सी बी के डायरेक्शन में जाने के लिए कितना घूमना पड़ेगा, ये ए बी का डायरेक्शन है, ये सी बी का डायरेक्शन। कितना घूमना पड़ेगा, 120। कितना घूमना पड़ जाएगा बेटा, 120। तो प्यारे बच्चों अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी हो तो मैं पता है क्या कहना चाह रहा हूं। इफ टेल्स आर कोइंसाइडिंग, तो अगर मान लो ये एंगल है सपोज करो 60 डिग्री, तो अगर ये दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा बेटा, अगर टेल कोइंसाइड करे 60 डिग्री, क्योंकि इससे इसकी तरफ जाने के लिए यही घूमना पड़ेगा। हेड, इफ हेड्स आर कोइंसाइडिंग, मान लो हेड कोइंसाइड कर रहे हो और ये एंगल 60 डिग्री हो, तो भी बेटा इससे इसकी तरफ जाने के लिए कितना घूमना पड़ेगा, 60 डिग्री। लेकिन बेटा अगर हेड और टेल कोइंसाइड कर रहे हो तो इंटीरियर एंगल ना लेके फिर एक्सटीरियर वाला लेंगे बेटा, ये वाला। अब इससे इसके डायरेक्शन में जाने के लिए ये घूमना पड़ेगा। आप समझ पा रहे, अब ये हो जाएगा एंगल, इस कंडीशन में ये वाला एंगल। तो प्यारे बच्चों हर बार मैं इंटीरियर वाला ले रहा हूं, लेकिन एक्सटीरियर कब लेना पड़ रहा है प्यारे बच्चों, तब लेना पड़ रहा है जब बेटा अगर एक का हेड और दूसरे की टेल आ रही है ना। आप ऐसे समझ सकते हैं, नहीं तो आप हर बार ये सोचे कितना घूमना पड़ेगा। तो बेटा अगर हेड हेड है तो डायरेक्टली जो एंगल दिख रहा है वही हो गया एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। टेल टेल है तो जो एंगल दिख रहा है वही हो गया एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स, जो उनके बीच में दिख रहा है छोटा वाला। कौन सा वाला, छोटा वाला, है ना। और अगर हेड और टेल है तो बेटा ये बाहर वाला, ये वाला एंगल नहीं होगा एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स, ये वाला, है ना। तो प्यारे बच्चों ए बी और सी बी में कौन सा हो जाएगा, 120 डिग्री। कितना घूमना पड़ेगा, 120 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 120। बीसी और सीडी, अब बीसी और सीडी की बात कर रहे हैं। ये बीसी वेक्टर हो गया, ये सीडी वेक्टर हो गया। कितना एंगल हो गया बेटा बीच में, देखिए ध्यान से, कितना घूमना पड़ा, 120 डिग्री। बीसी से सीडी की तरफ आने के लिए कितना घूमना पड़ा, 120 डिग्री। इसका भी आंसर वही हो गया, सेम। अब सीडी और डीए, सीडी ये हो गया, सीडी वेक्टर हो गया सी से डी, और डीए वेक्टर ये हो गया। अब बेटा सीडी से डीए की तरफ जाने के लिए कितना घूमना पड़ेगा, ये वाला एंगल, ना कि ये वाला, ये होगा एंगल बेटा। क्यों, सीडी वेक्टर ये है, डीए वेक्टर ये है, सीडी वेक्टर ये है, डीए वेक्टर ये है। कितना घूमना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ये घूमना पड़ेगा।
यहां से इसके डायरेक्शन से इस तक आने के लिए मिनिमम, ये ना सोचे भैया हम तो इधर से घूम के आएंगे बड़ा एंगल, मैं कह रहा हूं मिनिमम एंगल दैट वी नीड टू टर्न फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ 1 टू रीच डायरेक्शन ऑफ 2 इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो प्यारे बच्चों ये क्या एंगल हो जाएगा बेटा, ये एंगल क्या हो जाएगा 70 डिग्री। बेटा 180 माइनस 110 कर लेंगे ना यार, बड़े आराम से, मेरे हिसाब से और कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास टाइम ज्यादा तो आप 180 लाइनें खींचेंगे और 110 काट लेंगे और बाकी बची हुई गिन लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बेटा मेरे हिसाब से बड़े आराम से आपको ये समझा पाए। और इसके बाद आखिरी पूछ रखा है एडी और बीसी वेक्टर के बीच में एंगल, एडी और बीसी में एंगल पूछा है, करेक्ट। अब बेटा एडी मतलब ये हेड हो जाएगा, एडी वेक्टर हेड हो गया, ये बीसी वेक्टर हेड अपना सही जगह पे। एडी वेक्टर और बीसी वेक्टर में एंगल बेटा क्या होगा, सोच के देखो। अब इन दोनों में एंगल क्या है, या तो आप इनको पीछे देख लो कहां मिल रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है यार, ये तो कैसे सोचेंगे बेटा, सोच के देखो। इस लाइन से ये 70 डिग्री एंगल पे, ये 60 डिग्री एंगल पे, तो एक 60 पे और एक 70 पे, मतलब बीच का एंगल क्या हो गया 10। नहीं आया समझ में प्यारे बच्चों, मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे बेटा। मेरे से ना बेटा इस डायरेक्शन में एक बच्चा 5 मीटर पे खड़ा और एक 6 मीटर पे, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी 1 मीटर। कितनी होगी 1 मीटर। तो प्यारे बच्चों ये इससे 60 डिग्री पे और दूसरा इससे 70 डिग्री पे, एक 60 डिग्री पे और एक 70 पे, तो बीच में एंगल कितना होगा इन दोनों के भाई 10 डिग्री। 70 माइनस 60 दैट इज 10। इसका आंसर क्या है 10। बस हो गया। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस और करेंगे है ना, और फिर उनको भी सॉल्व करते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने। तो एक बार स्क्रीन पॉज करके इसको अटेम्प्ट करेंगे है ना, और फिर आप मेरा सॉल्यूशन से मैच कर लीजिए कि आपने सही किया है या गलत। तो बेटा ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर के बीच में एंगल, बेटा ये रेगुलर हेक्सागन है। ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन and you need to tell the angle between the vectors AB vector and BC vector. Beta instead of arrow you can just draw a line over it. Okay, AB vector means tail is A and head is B. AB vector. BC vector is this. So angle I believe you all might be knowing this angles, all these angles are 120. ये सारे एंगल 120 होते हैं है ना। और अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूं एक बार। ठीक है बेटा, जैसे मान लो ये सेंटर है, अब बेटा सारी साइड्स बराबर हैं तो सारी की सारी साइड सेंटर पे बराबर एंगल सबटेंड करेंगे। ऑल दीज एंगल्स आर इक्वल है ना, ये भी थीटा, 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 एंड 6 थीटा इज इक्वल टू 360, थीटा इक्वल टू 360 by 6 दैट इज 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। और अगर ये 60 है बेटा प्यारे बच्चों रेगुलर हेक्सागन है, जैसे कोई भी ट्रायंगल ले लो, ये दोनों बराबर है एंड थीटा इज 60। अब अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, क्यों? क्योंकि बेटा ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो गई, ये दोनों साइड क्या हो गई बराबर है ना। तो अगर बराबर होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट जो साइड्स के अपोजिट एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो 2 अल्फा प्लस थीटा इज 180, थीटा क्या है बेटा 60, तो 180 माइनस 60 विल बी 120 एंड 120 by 2 विल बी 60। तो अल्फा बेटा फिर से कितना आ गया 60, कितना आ गया बेटा 60, दैट इज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर ये 60 है तो सिमिलरली ये एंगल भी 60, तो बेटा एंगल जो दो साइड्स के बीच में एंगल आएगा वो क्या आएगा बेटा 120। वो बेटा कितना एंगल आएगा 120। मेरे को लग रहा है प्रोबेबली आपको समझ में आ गया होगा है ना। ये बहुत ही सिंपल बात है, नहीं आए तो आप क्या करेंगे बेटा एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लेंगे है ना। सिंपल बात बताइए बेटा 360 by 6, एक साइड में कितना एंगल आएगा 360 by 6 दैट इज 60 डिग्री। और अगर ये 60 है बेटा ये रेगुलर है हेक्सागन, इसलिए ये दोनों चीजें बराबर होंगी। अगर ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर आएंगे, अल्फा अल्फा, मैंने नाम दे दिया अल्फा 2 अल्फा एंड दिस इज 60। आई नो 2 अल्फा प्लस 60 इज 180, फ्रॉम हियर आई गेट अल्फा इज 60। तो बेटा मेरे को ये समझ में आ गया हर दो साइड के बीच में जो एंगल आएगा वो क्या आएगा बेटा 120। कितना आएगा बेटा एंगल 120, कितना आएगा बच्चों 120। ठीक है बच्चों, आइए देखिए अब बेटा पहला क्वेश्चन ए बी और बी सी में एंगल है ना। ये जो पहला क्वेश्चन है कितना आएगा बेटा एंगल ए बी और बी सी में एंगल, बेटा दिस इज 120 आई नो, सो व्हाट विल बी दिस एंगल 60। ए बी से बी सी में जाने के लिए कितना टर्न करना पड़ेगा बेटा 60। ठीक है, ए बी और सी बी में एंगल कितना होगा, अगर ये ए बी है सी बी बेटा किधर को आ जाएगा बेटा, अब हेड हेड मिल रहे हैं, हेड हेड मिलते हैं तो फिर कौन सा एंगल होता है जो है ना सिंपल
जो एंगल दिख रहा होता है, ये बीच में जो एंगल होता है, ठीक है, फिर बाहर वाला एंगल नहीं लेते। AB से आप सोच भी सकते हैं CB तक जाने के लिए कितना घूमना पड़ेगा, 120। AB के डायरेक्शन से CB में जाने के लिए कितना घूमना पड़ेगा, 120। AB से CB में जाने के लिए 120। अगला तो बेटा ये हो गया 120। सिंपल बात बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कई बार बता दी बेटा। अगर ऐसे होंगे तो ये एंगल होगा, अगर हेड हेड ज्वाइंट हो। अगर टेल टेल ज्वाइंट होंगे तो भी यही एंगल होगा। लेकिन अगर हेड और टेल होंगे तो बेटा ये एंगल नहीं होगा और ये वाला एंगल होगा, क्योंकि एक के डायरेक्शन से दूसरे के डायरेक्शन में जाने के लिए जो टर्न करना पड़ेगा वो ये। तो दिस विल बी द एंगल, एक्सटीरियर एंगल व्हेन हेड ऑफ वन इज कोइंसाइडिंग विद द टेल ऑफ अदर। ठीक है बेटा, आइए AB और CD में एंगल देखते हैं। ये AB वेक्टर है, ठीक है, और ये CD वेक्टर है। अब बेटा ये एंगल कितना हो प्यारे बच्चों, अगर ये 120 तो ये 60। सिमिलरली ये 120 है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, 60। तो AB के डायरेक्शन से CD में जाने के लिए कितना घूमना पड़ेगा, A 60, A एक और 60, 120। कितना हो जाएगा बेटा, 120। प्यारे बच्चों मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा, AB के डायरेक्शन से CD में जाने के लिए कितना घूमना पड़ेगा, A 60 प्लस एक और 60, 120। आया नहीं आया? आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये इसको इधर लें, ये AB का डायरेक्शन है और ये CD का। कितना घूमना पड़ रहा है, ये वाला एंगल। एंड व्हाट इज दिस एंगल, दिस एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। बेटा ये दोनों बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल 60 प्लस 60, ऐसे भी कह सकता हूं 120। लेकिन सिंपल है बेटा, AB के डायरेक्शन से CD में जाने के लिए AB से BC पे आ गया, BC से CD के लिए 60 और 60 टर्न किया, 60 और। आया समझ में? मेरे को लगता है आ गया होगा समझ में। बहुत ही सिंपल है, AB से CD के डायरेक्शन में जाने के लिए AB से BC पे आने के लिए 60 टर्न करना पड़ेगा, BC से CD के लिए 60 और। तो ये क्या एंगल हो गया, 120। AB और CE। अगला AB और CE, आइए ये भी देखते हैं। मेरे को लगता है फिगर एक और बनाने की रिक्वायरमेंट हो गई है, फिगर एक और बनाते हैं। आइए देखिए, ये AB है प्यारे बच्चों, दिस इज A, B, C, D एंड E। दिस इज CE वेक्टर, दिस इज AB वेक्टर। कितना घूमना पड़ेगा बेटा? बेटा देखो ये 120 है, ये तो बता चुका था मैं आपको। ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। क्यों ऐसा क्यों कह सकता हूं ये दोनों एंगल बराबर है बच्चों? ऐसा इसलिए कह सकता हूं ये बराबर है क्योंकि बेटा ये दोनों साइड्स बराबर है तो अपोजिट वाले एंगल बराबर होंगे। 120 प्लस 2 थीटा इज 180। बेटा टोटल जो ट्राइंगल के एंगल का सम होता है बेटा वो तो 180 होता है ना, बचपन से ही 180 होता है, तो है ना। तो ये आ गया थीटा कितना आ गया, 30। कितना आ गया प्यारे बच्चों, 30। अब बेटा बताइए AB से CE के लिए कितना घूमना पड़ेगा? ये 120 है तो बाहर वाला एंगल 60 हो जाएगा प्यारे बच्चों। सिमिलरली ये भी 120 है तो ये बाहर वाला एंगल फिर से 60 हो जाएगा और ये थीटा तो 30 आएगी। तो बेटा कितना घूमना पड़ेगा, 60, 60, 30, 160, 60, 120 प्लस 30, 150। तो बेटा एंगल बिटवीन AB वेक्टर एंड CE वेक्टर इज 150 डिग्री। मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, जो भी क्लास 11 और 10th के लेवल की है। आइए AD वेक्टर एंड BE वेक्टर, AD वेक्टर एंड BE वेक्टर, इन दोनों में बेटा कितना एंगल आएगा, है ना। ये तो बेटा बड़ा सिंपल है। बेटा देखिए हेक्सागन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रेगुलर हेक्सागन है 120 टोटल एंगल, तो ये 60 हो जाएगा। तो AD और BE, AB और BE, AD और BE सॉरी, AD और BE में एंगल पूछ रहे हैं। तो सिमिलरली AD वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला। अब बेटा इन दोनों में एंगल, तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। इससे इधर जाने के लिए कितना, ये एंगल कितना बताया था अभी, 60। कितना आएगा बेटा, क्योंकि ये तो वही हो गया कि एक साइड कितना सबटेंड करेगी सेंटर पे, 360 टोटल है, 6 साइड्स मिलके सबटेंड कर रही है। एक साइड का 360 बाय 6 दैट इज 60। मेरे को लगता है प्रोबेबली आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये एंगल क्या हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा बेटा ये एंगल, 60। तो मेरे को लगता है एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स की काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं। मैंने आपकी आज के असाइनमेंट में भी इसी के क्वेश्चंस डाल दिए हैं, है ना। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, वेक्टर एडिशन। बेटा मैंने आपको बताया था कि वेक्टर एडिशन डिपेंड करता है एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स, इसलिए मैंने आपको इनकी प्रैक्टिस करवाई।
क्योंकि एंगल नहीं पहचानेंगे तो एडिशन जो आना है बेटा वो किस पे डिपेंडेंट आना है बेटा, जो एंगल है वेक्टर्स के बीच में, वो किस पे डिपेंडेंट आना है, जो एंगल है वेक्टर्स के बीच में। चलिए तो अब शुरू करते हैं बच्चों वेक्टर एडिशन के साथ। तो बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही वीडियो की कि मतलब जब भी अगर मेरे को वेक्टर्स जोड़ने होंगे तो बेटा जो वेक्टर जिसको आप सबसे अच्छे से जानते हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ना बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट वापस से रिपीट कर रहा हूं बेटा, क्या चीज होती है बेटा, अगर किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पार्टिकल या कोई भी पाथ के साथ, तो स्ट्रेट लाइन joining initial and final point is displacement, straight line joining initial and final point is displacement। ठीक है बच्चों, तो बेटा मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं, यहां से पार्टिकल आया और यहां पहुंचा तो प्यारे बच्चों ये हो गई डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा। किसी भी पाथ से आए, भले मतलब कर्व्ड आए, स्ट्रेट पाथ आए, है ना, खूब सारी स्ट्रेट पाथ पे जाए और फिर ऐसे यहां पहुंचे बेटा, डिस्प्लेस, अगर ये इनिशियल पॉइंट है और सपोज करो ये फाइनल पॉइंट है, तो प्यारे बच्चों ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल से फाइनल को, जो मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन, और डायरेक्शन क्या होता है बेटा, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा जब मेरे को कहेंगे दो वेक्टर को जोड़ना है, ऐड करना है, तो आपके दिमाग में केवल और केवल आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। मोस्टली आपको जो क्वेश्चंस भी मिलेंगे, है ना, असाइनमेंट्स में, बुक्स में, वो भी आपको डिस्प्लेसमेंट पे ही होंगे क्लास 11 में, क्योंकि जो वेक्टर आप सबसे आराम से समझ सकते हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों जैसे मान लो कोई कहता है, सपोज करो एक वेक्टर है, मतलब आपको कहेंगे अ मैन गोज 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, है ना, एंड देन he takes a 53 degree turn and he goes 10 meter 53 degree north of east। बेटा इसका मतलब क्या हुआ ये समझते हैं पहले। a man goes 5 meter east, बेटा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमको बड़े आराम से मालूम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। मैन गोज 5 मीटर ईस्ट, तो ये 5 मीटर हो गए, ठीक है बेटा। एंड देन 10 मीटर, एंड देन 10 मीटर, 10 मीटर फिर गया लेकिन किधर को, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, बेटा 10 मीटर बट 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 50 डिग्री नॉर्थ की, 53 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ऑफ ईस्ट, ईस्ट से, है ना बेटा। तो ये हो गया, तो ये बेसिकली कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। बेटा आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, अ मैन गोज 5 मीटर ईस्ट, प्लीज नोट इट डाउन, अ मैन गोज 5 मीटर ईस्ट and then 10 meter 53 degree north of east, 10 meter 53 degrees north of east, है ना बच्चों। तो ये इस तरीके से आदमी गया है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। यहां था बेटा, है बेटा, आइए एरो थोड़ा सा साफ बनाया जाए, तो बेटा यहां था, यहां पहुंच गया, ये है नेट डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, हम इसकी प्रैक्टिस कर चुके थे, हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा बेस एंड हाइपोटेन्यूज साइन थीटा परपेंडिकुलर। बेटा साइन थीटा p बाय h, मैंने आपको कहा था बेटा कौन सी फॉर्म में आपको याद रखना है, p इक्वल टू h साइन थीटा, मैंने आपको बताया था साइन थीटा p बाय h आपको याद रहता है, लेकिन बेटा अब आपको फ्रीक्वेंटली यूज करना पड़ेगा p इक्वल टू h साइन थीटा, p इक्वल टू h साइन थीटा। ये हम पिछली रिकॉर्डिंग में प्रैक्टिस भी कर चुके थे। p परपेंडिकुलर इज हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, परपेंडिकुलर इज हाइपोटेन्यूज साइन थीटा एंड बेस इज हाइपोटेन्यूज cos थीटा। बेटा cos थीटा b बाय h, मैं फिर याद दिलाता हूं बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये थीटा है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज। cos थीटा बेटा क्या निकल के आएगा, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज cos थीटा। याद क्या रखना है, परपेंडिकुलर इज हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस इज हाइपोटेन्यूज cos थीटा, परपेंडिकुलर इज हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस इज हाइपोटेन्यूज cos थीटा, है ना बेटा। तो मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये बेस है इस ट्राइंगल का, तो वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज cos थीटा 10 cos 53। प्यारे बच्चों मैंने आपको दो वैल्यूज याद कराई थी पिछले लेक्चर में, sin 37 sin 53 एंड cos 37 cos 53। बेटा क्या क्या वैल्यूज होती थी, sin 37 sin की जो वैल्यू होती थी वो बढ़ती थी बेटा, पहले 3/5 आती है, बाद में 4/5 आती है। मैंने बेटा जो आपको वैल्यूज याद कराई थी एक बार फिर से लिख देता हूं, है ना, ये बेटा कई बार यूज होंगे फिजिक्स में, है ना। और सपोज करो कि थीटा मेरे को गिवन है, थीटा है 37 डिग्रीज, तो बेटा ये क्या वैल्यू आएगी 3/5, है ना। cos पे क्या वैल्यू आती थी 4/5, और बेटा 53 डिग्री पे क्या आएगी बेटा वैल्यू 4/5 इसकी होती है और इसकी होती है 3/5। स्क्वायरिंग ऐड करने पे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज ऑलवेज 1, तो आप एक
वैल्यू मालूम हो तो दूसरी ऑटोमेटिकली मालूम भी है ना। तो बेटा ये अपने को याद रहनी चाहिए बेटा, साइन 37 3/5, साइन 53 4/5, कॉस 37 4/5, कॉस 53 3/5। मेरे को लगता है प्रोबेबली हमको समझ में आ गया है ना, ये हमको याद रखना है ना। तो प्यारे बच्चों बेटा परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस कॉस थीटा। परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस कॉस थीटा। 10 cos 53, cos 53 3/5, 10 into 3/5, हालांकि ये ट्राइंगल की प्रैक्टिस में आपको काफी करा चुका था, तो ये आ गया 6, और ये 10 into sin 53, 10 into sin 53, और बेटा ये क्या बन जाएगा 10 into 4/5, है ना, 5 2 10, 4 2 8, ये 8 बन गया। तो बेटा टोटल कितना हो गया 5 + 6 11, ये 11 और ये 8। तो बेटा मैंने आपको बस ये बताया, ये मैं निकालना चाहता था। तो बेटा मैंने क्या कहा, पार्टिकल यहां था, यहां पहुंच गया, 5 इधर चला, आदमी 5 इधर चला, और फिर 53 डिग्री का टर्न लेके 10 इस तरफ को गया प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे बताएंगे डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, हमने क्या किया, हमने ये जो मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट थी, है ना, इसमें मेरे को इसकी लेंथ बतानी थी, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन मेरे को पूछा गया था व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे बताया बेटा मैंने, ये 5 था, 10 cos 53 को मैंने लिख दिया, यहां पर वैल्यू निकाली 6, तो ये चीज हो गई 11। अब ये 11 है और ये चीज आई 8। तो प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, 11 और 8 है ना, पाइथागोरस चाचा की माला जपेंगे। हाइपोटेनियस बेटा जो है वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है ना, और वो क्या है बेटा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वो आ जाएगा √11² + 8²। 11² होता है 121, 8² होता है 64, 121 + 64 क्या देगा बेटा 185। तो आंसर विल बी √185, है ना। बेटा क्लास 10 तक आपको आदत ऐसी नहीं रहती कि √185 टाइप के आंसर्स, है ना, यहाँ मतलब इसी तरीके के आपको ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, ऐसे ही आंसर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन रहा। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, इस बार आप अपने आप करेंगे, है ना, और अपने आप करने के बाद पहले स्क्रीन पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन देखें, और फिर अपने आप करिए, एंड आफ्टर दैट आप वापस से प्ले करके सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, अ मैन गोज 5 मीटर, अ मैन गोज 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, पहले 5 मीटर ईस्ट की तरफ गया, क्वेश्चन भी खुद बनाइए, अ मैन गोज 5 मीटर ईस्ट एंड देन 5√2 मीटर एंड देन 5√2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीचों बीच, है ना, या मैं कह सकता हूं 5√2 मीटर्स 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अ मैन गोज 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 5√2 मीटर्स 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना। बेटा इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5√2 इधर गया नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये 5√2 है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहां था, यहां पहुंच गया, ये हो गई टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, दैट इज द लेंथ ऑफ वेक्टर, है ना, वो पूछी गई है। आइए करते हैं। तो बेटा ये 5√2 है और ये 45 डिग्री है, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट गया बेटा 45 डिग्री पे गया है। अब बेटा ये चीज क्या होगी, ये निकालेंगे फटाफट से, बताएं ये कितना आएगा, परपेंडिकुलर इज हाइपोटेनियस साइन थीटा, परपेंडिकुलर इज हाइपोटेनियस साइन थीटा, साथ साथ में बोलते रहेंगे, परपेंडिकुलर इज हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस इज हाइपोटेनियस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस हाइपोटेनियस कॉस थीटा। तो 5√2 sin 45, 5√2 sin 45, ये क्या हो जाएगा 1/√2, दैट इज ये वैल्यू आ गई 5, और ये क्या है 5√2, बेस क्या है 5√2 cos 45। इस ट्रायंगल में दिस इज बेस, 5√2 cos 45, ये क्या है, ये भी 5 आ जाएगा, तो ये हो गया 10 और ये 5। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी √10² + 5², क्या आ जाएगा बेटा √125, और आई कैन से इट इज 5√5, और आई कैन से इट इज 5√5। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, और हम बड़े आराम से कर पाए हैं। आइए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ये आप फटाफट से नोट करेंगे क्वेश्चंस। यहाँ एक और क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं बेटा मैन गोज 4√2 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड देन 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, लास्टली 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन, इस तरीके से करेंगे बेटा, 4√2 मीटर गया नॉर्थ ईस्ट में, है ना, नॉर्थ ईस्ट मतलब बिल्कुल बीचों बीच, ये 4√2 मीटर गया और 45 डिग्री में,
फिर उसके बाद गया बेटा 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 4 मीटर नॉर्थ की तरफ, और उसके बाद लास्टली 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है बेटा। अब मेरे को कहा गया है बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। बेटा मैं कह सकता हूं एक्स में या ईस्ट में टोटल कितना मूव किया, तो पहले इसको निकालो 4√2 cos 45, 4√2 sin 45। बेटा हाइपोटेन्यूज cos थीटा बेस एंड हाइपोटेन्यूज sin थीटा परपेंडिकुलर, यहां से बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं 4√2 cos 45 is equal to 4, क्योंकि cos 45 होता है 1/√2, it will get cancelled, √2 will get cancelled, and 4√2 sin 45 again same thing बेटा sin 45 1/√2, √2 कट जाएगा, I'll get 4, है ना। तो बेटा x में टोटल कितना गया, ईस्ट में टोटल कितना गया, 4 ये और 2 ये, 6 हो गया। तो ईस्ट में टोटल आदमी गया है 6 और नॉर्थ में आदमी टोटल कितना गया 4 + 4 8। तो बेटा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहां था यहां पहुंच गया। बेटा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, पाइथागोरस चाचा की थ्योरम लगाएंगे, √6² + 8², √6² + 8²। बहुत सिंपली हम ऐड कर लेंगे, 6² 36, 8² 64, 64 + 36 है ना 100 का अंडर रूट बेटा क्या आ जाएगा 10। ठीक है। और अगर आपसे मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, है ना, 36 और आप 64 आप लाइनें खींचिए 36 और फिर खींचे 64, ऐड कर लीजिए आराम से। ठीक है बेटा। तो आइए ये एक क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट देता हूं मैं आपको। इसमें क्या है बेटा, हमको कहा गया है एक आदमी जो है 4 मीटर जाता है ईस्ट की तरफ, मैन गोज 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अ मैन गोज 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 4√2 मीटर इन एन अननोन डायरेक्शन, 4√2 meter in an unknown direction, but the net displacement is towards north. But the net displacement is towards north. Calculate the angle between the two displacement vectors. Calculate the angle between the two displacement vectors. कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? मैं क्वेश्चन फिर से बोल देता हूं। क्या है? A man goes 4 meter towards east. 4 meter towards east. Towards east, ठीक है, and then 4√2 meters, and then 4√2 meters in an unknown direction, and then 4√2 meters in an unknown direction, in an unknown direction। ठीक है बच्चों। अब आपको कहा गया नेट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, addition of these two displacement vectors or the net displacement is perpendicular to the first displacement or the net displacement is towards north, net displacement is towards north। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने है, भाई फटाफट से नोट करेंगे और आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है, पहले 4 मीटर चला, फिर 4√2 मीटर, पता नहीं किधर चला, पर नेट डिस्प्लेसमेंट आ रही है नॉर्थ की तरफ, तो बताना है दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा। आइए बेटा समझने की कोशिश करते हैं। 4 मीटर बच्चों पहले इधर गए, फिर 4√2 मीटर मेरे को नहीं पता किधर गया, पर नेट में जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो नॉर्थ की तरफ हुई। नॉर्थ डायरेक्शन किधर है बेटा, ये। अब 4√2 मीटर मेरे को पता है कुछ ऐसे ही जाना पड़ेगा, अगर उसको फाइनली इस पे पहुंचना है तो ये 4√2 है मान लेते हैं, और ये हो गई नेट डिस्प्लेसमेंट। 4 इधर गया, 4√2 इधर गया और नेट डिस्प्लेसमेंट हाँ नॉर्थ की तरफ हो गई। ठीक है भाई, ये इनिशियल पॉइंट थी, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। अब बेटा ये हो गई नेट डिस्प्लेसमेंट। अब एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स बताना है, एंगल बिटवीन दी टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बेटा वो क्या होगा, ये वाला एंगल होगा या ये होगा, ये होगा। पर बेटा मैं मान लेता हूं ये एंगल सपोज करो अल्फा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, cos अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos अल्फा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 1/√2। इसका मतलब अल्फा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 45, अल्फा आ गया 45 डिग्री। अगर अल्फा 45 है तो एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला एंगल है, ये क्या हो जाएगा बेटा 180 - 45 है ना, ये क्या बन जाएगा बेटा 135, क्या बन जाएगा बेटा 135, एंड दिस इज द आंसर। मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूं बेटा, 4 मीटर इधर गया पहले ईस्ट में, 4 मीटर किधर गया प्यारे बच्चों ईस्ट में, और फिर मेरे को नहीं पता वो किधर गया है, लेकिन मेरे को ये कहा गया कि नेट डिस्प्लेसमेंट जो वो नॉर्थ की तरफ है, तो मैंने मान लिया 4√2 कुछ इधर गया, ये आ गई नेट डिस्प्लेसमेंट, ये है नेट डिस्प्लेसमेंट एस नेट, और बेटा ये एंगल मैंने क्या
क्या किया, मैंने इसको अल्फा मान लिया और ये हो गया एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। तो कॉस अल्फा बेटा जो निकल के आ रहा है ना प्यारे बच्चों, वो 1/√2 आ रहा है। वो क्या आ रहा है बेटा, 1/√2 आ रहा है। ठीक है बेटा, और ये अगर कॉस अल्फा 1/√2 आ गया तो ये वाला एंगल जो है बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से कॉस अल्फा 1/√2 कब होता है, जब अल्फा क्या होता है बच्चों 45। अल्फा क्या होता है 45 है ना। अगर अल्फा 45 आ गया तो ये जो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है वो क्या था बेटा, हाउ मच वी नीड टू टर्न फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ 1 टू रीच द डायरेक्शन ऑफ 2। तो बेटा जो और वो भी कौन सा होता था, कौन सा वाला एंगल, छोटा वाला या बड़ा वाला, छोटा वाला। तो बेटा कितना टर्न करना पड़ेगा बेटा, कितना हो गया 135 डिग्री। तो दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर, दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। क्या ये हमको क्लियर हो गया? आइए एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। ये बेटा ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, आप नोट करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, अ मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अ मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 10 मीटर्स 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ एंड देन 10 मीटर्स 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। आइए बच्चों करते हैं फटाफट से। बेटा अ मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 10 मीटर ईस्ट की तरफ गया, ठीक है, एंड देन 10 मीटर एंड देन बेटा ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में बार-बार बनाओ, चलिए बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है एंड दिस इज साउथ एंड देन 10 मीटर्स 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री 10 मीटर 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट आ जाओ भाई। ये हो गया, ठीक है बच्चों, ये 30 डिग्री हो गया और ये भी 10 मीटर्स। कह रहे कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये अब इसको निकालना है ना। कैसे करेंगे बच्चों, बेटा ध्यान से देखिए, ये भी 10 है, ये भी 10 है, दैट इज दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, है ना। तो बेटा इसके अपोजिट वाले जो एंगल्स होंगे इक्वल साइड्स पे वो क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। ये थीटा तो ये भी थीटा, और बेटा ये क्या हो गया 30 है तो ये 60। थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहा हूं पहले से, क्योंकि बेटा यहां पर मैंने पहचान ली है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो बेटा ये क्या हो गया 2 थीटा प्लस 60। बेटा ये इक्वल कैसे हुए, क्योंकि ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो बेटा अपोजिट वाले जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। तो 2 थीटा प्लस 60 क्या हो जाएगा 180, 2 थीटा प्लस 60। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है बेटा 180, यहां से बेटा थीटा आ जाएगा 60, दैट इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई बेटा 10, नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 10। पर सपोज करो कि अगर आप नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते तो फिर बेटा कैसे करते, फिर करने का तरीका क्या होता, अगर आप ये नहीं देख पाते कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये 10 मीटर है, फिर ये 10 मीटर है, और अगर ये 30 डिग्री था तो ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री। तो ये जो वेक्टर की लेंथ है वो कितनी है 10, यहां से लेके यहां तक। अब बेटा ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, ये 10 है और ये 60 है, ये बेस है। बेस क्या होता है हाइपोटेनियस कॉस थीटा, तो बेस जो इस ट्रायंगल का है वो क्या है हाइपोटेनियस कॉस थीटा। तो हाइपोटेनियस cos 60, cos 60 की वैल्यू बेटा क्या होती है हाफ, cos 60 प्यारे बच्चों क्या होता है हाफ, तो 10 cos 60, cos 60 होगा हाफ, तो ये क्या बन जाएगा बेटा 5, क्या बन जाएगा 5। तो ये चीज हो गई 5, और ये चीज क्या हो जाएगी बेटा जो परपेंडिकुलर है, ये चीज क्या निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगा 10 sin 60, परपेंडिकुलर विल बी 10 sin 60, ठीक है, और ये करेगा √3/2, दैट इज 5√3, 5√3, दिस इज 5√3, ये 5√3 आ जाएगा। अब बेटा ये 10 है ये 5, तो ये कितना बचा फिर से 5, ठीक है, ये चीज भी 5 हो गई, और ये 5√3, तो बेटा ये कितना हो जाएगा √5 स्क्वायर प्लस 5√3 स्क्वायर। Under root of resultant displacement will be addition of magnitude of total displacement. Suppose I represented by s, तो वो क्या हो जाएगा बेटा 5 स्क्वायर प्लस 5√3 स्क्वायर, 5√3 स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा 25 प्लस 75, 100 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 10। अरे वाह वही चीज आ गई, आना ही था ना भैया, कुछ अलग कैसे आ जाएगा बेटा, आंसर तो वही है, भले मेथड कुछ भी हो, है ना। तो मैंने आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स के ये कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने आज आपको क्या क्या सिखा दिया बेटा। सबसे पहली बात बेटा हमने आज लेक्चर स्टार्ट किया था फिजिकल क्वांटिटीज, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था दो तरीके की होती है स्केलर और वेक्टर्स। स्केलर्स कौन सी क्वांटिटीज हैं,
स्केलर्स वो क्वांटिटीज हैं which require magnitude and unit for complete description and they follow simple algebra. But on the other hand, vectors are the quantities which require magnitude, direction and unit for complete description and they follow vector algebra, जिसका एक पार्ट मैंने आपको पढ़ाया. इसके बाद बेटा मैंने आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताया था कि वेक्टर्स जो होते हैं बेटा गुंडे टाइप के होते हैं, अपने साथ हथियार लेके घूमते हैं. हथियार होता है तीर और रखते कहां पे बेटा, खोपड़े पे, है ना. तो बेटा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था, एरो लगाते हैं उनके खोपड़े पे, है ना, ऊपर एरो बना देते हैं, तो विच रिप्रेजेंट्स वेक्टर, है ना. फिर मैंने आपको बताया बेटा एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स. एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है. एक से दूसरे की तरफ जाने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन पाथ में, और एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ घूमने के लिए, एक वेक्टर के डायरेक्शन से दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में पहुंचने के लिए कितना टर्न करना पड़ेगा. मिनिमम एंगल व्हिच वी नीड टू टर्न फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू द डायरेक्शन to reach the direction of other vector, to reach the direction of other vector. This was angle between the vectors. क्यों सीखा था angle between the vectors? Angle between the vectors इसलिए सीखा था क्योंकि addition of the two vectors depends upon angle between the vectors. तो इसलिए पहले मैंने आपको सिखाया था angle between the vectors. उसके बाद बेटा मैंने आपको पढ़ाया addition of two vectors, जिसमें मैंने आपको फाइनली जो जिस्ट निकाल के दी है वो ये निकाल के दी है. If you need to add two vectors, if you need to add two vectors, it's very simple. You can put, if suppose this is the first vector, this is the second vector, put tail of the second vector onto the head of first vector and vector joining vector starting from the tail of 1 to the head of 2 is the addition of 1 and 2. है ना? I'll be exactly continuing with the topic in my next video. Thank you. Keep working hard और जो assignment मिलेगा उसको आप complete करेंगे. उसका solution हम next video के starting में देंगे.